हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। आज हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले। इसमें हम लोग सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सारी टर्म्स वगैरह सब कुछ रिवाइज कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा। इस वीडियो के बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, और अगर आप ये देख लेते हो तो 50 मार्क्स पक्के हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा पेपर यहीं से छपा हुआ आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, तुमने क्या किया यार? मैंने बोला था कि बस 1000 कमेंट्स चाहिए और तुमने उस पर 4-5 हजार कमेंट्स कर दिए। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पी टैग है, ये पैराग्राफ टैग होता है जिसको कि हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं? वेब पेज में यूज करते हैं, जहां पे कि हमें पैराग्राफ क्रिएट करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में बी आर टैग। अब ये जो बी आर टैग क्या होता है? ये एक एम्प्टी टैग होता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा कंटेनर टैग होता है, कौन सा एम्प्टी टैग होता है। तो यहां पर बी आर एक कैसा टैग होता है? एम्प्टी टैग होता है। और इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन फ्लो एंड स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। कि भैया आपको लग रहा है कि अब मेरे को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तो आप इस टैग को इसमें यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है यहां पर डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट अलग अलग होती है। ये क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अ टाइप ऑफ अ लिस्ट इन विच वी हैव टू डिफाइन अ टर्म अलोंग विद इट्स डिस्क्रिप्शन। यहां पे क्या होता है कि हमें जो टर्म है ना, उसको डिफाइन करना होता है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में। अब ये इसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स और टैग हैं, जैसे कि सबसे पहला है डीएल। डीएल किसके लिए होता है? डीएल जब हमें स्टार्ट करनी होती है या फिर हमें एंड करनी होती है लिस्ट को, जब हम लोग डीएल यूज में लेते हैं। फिर डीएल की फुल फॉर्म है डेफिनेशन लिस्ट। फिर उसी के साथ में डीटी होता है। डीटी किसके लिए होता है? कि टू रिप्रेजेंट द डेफिनेशन टर्म। जो भी हमने डिफाइन करा है उस टर्म को यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में डीडी क्या होता है? डीडी होता है टू रिप्रेजेंट द डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जो भी हमारा डेफिनेशन है उसके डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डीडी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मतलब पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं। वो ये है कि यार, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी क्लास 10th करी है। अब थोड़े टाइम में आप क्लास 11th में चले जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक कमेंट, कोई भी हो, चाहे से हर एक जो स्टूडेंट देख रहा है, एक कमेंट जरूर से करना। चाहे से वो आप हार्ट का इमोजी करो, कुछ भी करो, ताकि पता लगे कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स थे। और जब मैं कमेंट्स खोल के देखूं तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो इसलिए एक वैल्यूएबल, आपका एक कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट आज आपको जरूर से करना है। जितने व्यूज है ना, उससे ज्यादा कमेंट्स होने चाहिए। देख लो, अब आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मतलब फुल फॉर्म से जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है HREF। ये किसके लिए होती है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम बोलते हैं। फिर उसके बाद में HTML होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद में गिफ, ये जरूर से ध्यान रखना। गिफ क्या होता है? ये होता है हमारे पास में ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ होता है, ये GF नहीं होता, ये गिफ है, इसमें एक आई है बीच में, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है PNG। PNG की फुल फॉर्म रहती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी फुल फॉर्म है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में JPG हो गया या फिर JPEG हो गया, दोनों की एक ही फुल फॉर्म है। जैसे कि JPEG है, उसके अंदर एक चीज़ एडिशनल एड ऑन हो जाती है। जैसे कि JPG का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, वो है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये होती है JPG की फुल फॉर्म, और मतलब JPG की ये फुल फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में इन लाइन इमेज। इन लाइन इमेज क्या होता है? जब कभी भी हमें किसी भी टेक्स्ट के बीच में या पैराग्राफ के बीच में इमेज को इंसर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है इन लाइन इमेज। तो इसी तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे कि इन लाइन इमेज इज अ इमेज इंसर्टेड बिटवीन द लाइन और अ पैराग्राफ इन अ वेब पेज। वेब पेज में जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तभी हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनलाइन इमेज। अब जैसे कि इसका एट्रीब्यूट क्या रहेगा? हमारा जो टैग है वो रहेगा IMG, और उसी के साथ में आपको अगर इसे यूज में लेना है तो यहां पे आपको सोर्स भी डिफाइन करना होगा। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी फाइल स्टोर है, आप उसका एप्लीकेशन लिखोगे, या फिर आप लोग जैसे कि अगर किसी के ऊपर आपको इसको ट्रांसफर करना है, किसी वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करना है जहां से इमेज खुल जाए, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अब हम इसमें
इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं इमेज। src से क्या है, ये है हमारा सोर्स है इसका। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं इसे बोलेंगे यहाँ पर कि CABC जो भी हमारी इमेज का है, लास्ट में लिख देंगे .jpg और फिर इसके बाद में इसे क्लोज कर देंगे। और अगर मान लो कि हमारी इमेज क्या होती है, खुलती नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में आप चाहते हो कि यहां पे दिखे कि माय पिक्चर। अगर आपकी इमेज फॉर्म नहीं हो रही, आपकी इमेज नहीं शो हो रही, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर माय पिक्चर लिखाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या यूज में लेंगे, इसके लिए आप यूज में लेंगे एल्ट। ठीक है, तो एल्ट इसके लिए यूज में लिया जाता है, इट इज यूज्ड। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एल्ट एट्रीब्यूट कब यूज में लिया जाता है इमेज के केस में, तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द अल्टरनेट टेक्स्ट व्हिच विल डिस्प्ले व्हेन द इमेज इज नॉट एबल टू डिस्प्ले। जब हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होती, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये टेक्स्ट वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसका 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट में बोला गया है कि सेल स्पेसिंग क्या होता है। तो सेल स्पेसिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं यहां पे कि इट प्रोवाइड्स द स्पेस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव सेल्स, कि दो सेल के बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम लोग सेल स्पेसिंग बोलते हैं। वहीं पर अगर आप मान लो कि आपको कंटेंट के बीच में और उसकी बॉडी मतलब कि बाउंड्री के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द स्पेस बिटवीन ऑल द कंटेंट एंड ऑल बाउंड्री। जितने भी हमारा कंटेंट और बाउंड्री के बीच में जो स्पेस है वो सेल पैडिंग के थ्रू आता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है भैया? ब्लॉग एक बेसिकली एक वेबसाइट होती है। इट इज अ टाइप ऑफ अ वेबसाइट और अ सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट वेयर द इंडिविजुअल और अ ग्रुप रेगुलरली पोस्ट कंटेंट, कि जहां पर रेगुलरली कंटेंट को पोस्ट किया जाता है उससे बोला जाता है ब्लॉग। और ये कहां पर होता है? ये इंटरनेट के ऊपर होता है अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़ वाले जो हैं वहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। तो ये क्या होते हैं, एक व्लॉग होते हैं जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों रहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस क्या होता है? वेब एड्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं। वेब एड्रेस का एक और नाम होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको कि हम लोग URL भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, URL क्या होता है कि इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ रिसोर्स ऑन इंटरनेट। आपने देखा होगा कि आप जैसे कि अभी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, तो YouTube का एक ऑफिशियल पूरा है, ये है कि youtube.com। तो आपको अगर YouTube के ऊपर आना है तो आपको ये लिखना होगा www.youtube.com। तो आप इसके ऊपर आएंगे तो इसकी एक यूनिक आईडी है। अगर जैसे कि मान लो ऐसी यूनिक आईडी नहीं होती तो यहां पे क्या करता कोई, इसके जगह पर ये क्यों लगा देता, तो अलग अलग सारे वेबसाइट अलग अलग हो जाते, सभी की एक यूनिक लोकेशन होती है इंटरनेट पे। तो वो किसके थ्रू होती है? वेब एड्रेस के थ्रू होती है। और ये जो वेब एड्रेस होता है, ये वेब एड्रेस जैसे कि आप ये किसके ऊपर सर्च करते हो, ये आप सर्च करते हो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। वो ये है कि हम इसे सर्च करते हैं सर्च इंजन पे। किसे पर सर्च करते हैं? सर्च इंजन पे हम लोग सर्च करते हैं। ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर जाकर के हम लोग हमारी क्वेरी लिखते हैं, फिर उसके बाद में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने लिखा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में आपको इंस्टाग्राम मिलेगा, आपको फेसबुक मिलेगा और आपको यूट्यूब मिलेगा। ये सारे के सारे लिंक्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको इनका एड्रेस मिलेगा, वेब एड्रेस पर जाकर के फिर आप इनकी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ आर्क, कि यहां पर पूरी जो टोटल वर्किंग है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो यहां पे मिसमैच हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या किया जाता है, प्रोटोकॉल को यूज में लिया जाता है। दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है HTTP, जो कि जिसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो सेकंड होता है वो होता है HTTPS। ये होता है हमारे पास में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये होते हैं, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि लोग मतलब कि वेबसाइट्स के ऊपर यूज में लिए जाते हैं ताकि वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए एक सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में OSS। OSS क्या होता है? ये होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जो कि क्या होता है, जो कि कोई भी देख सकता है और उससे मॉडिफाई कर सकता है उस कोड को। अब जैसे कि मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, उसको क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर सेल करना है, तो वो किसके थ्रू सेल करती है? उनके पास में होता है एक लाइसेंस, जिसके थ्रू क्या करती है, वो अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा GTA गेम है, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक कोड है, वो क्या करते हैं, आपसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद में वो आपको सॉफ्टवेयर यूज में लेने को देते हैं और आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसे उनकी टर्म्स होती है। तो ये होता है। फिर उसी के साथ में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पर फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि
कि चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड दिखे तो हम लोग इसके लिए बोल्ड एट्रीब्यूट यूज में लेते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यू को यूज में लेंगे। फिर जैसे कि उसको इटैलिक में अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लेंगे। और ये जो फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल हैं ये सारे के सारे कैसे टैग हैं, ये एक कंटेनर टैग हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार वेबसाइट के ऊपर अपन जाते तो आपको ऐसे सर्कल्स मिलते हैं, आपको ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, आपको एरो मिलती है। तो ये सब किसके लिए होती है, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो इसी को ही हम लोग बोलेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, देयर इज नो ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ आइटम, कि यहां पर जो भी लिस्ट ऑफ आइटम है उसका कोई भी ऑर्डर और कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अब जैसे कि यहां पे यूएल जो टैग है ये किसके लिए स्टार्ट करने के लिए होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। फिर इसके बाद में इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि एल आई क्या होता है, आपको एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो आप एल आई के थ्रू इसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आपको चाहते हो कि भैया मेरे को तो ऐसे डॉट चाहिए तो उसके लिए आप लिखेंगे टाइप डिस्क। फिर उसके बाद में अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप उसमें लिखेंगे टाइप सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीटली ध्यान से देखो कि जैसे कि कई बार रेक्टेंगल आएगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ये 100% आएगा, आपको एग्जामिनर ऐसे बॉक्स बना के देगा तो आपको उसमें लिखना होगा कि ये क्या है, ये है हमारा मतलब स्क्वायर। ठीक है, आप इसे लिखेंगे स्क्वायर, आप लिखेंगे कि टाइप कैसा है, इसका स्क्वायर है। फिर उसके बाद आप उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे जो कि वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा कि स्क्वायर के आगे क्या और डिस्प्ले होना चाहिए, आपका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, तो आपने यहां पर अपना नाम लिख दिया। फिर उसके नीचे आपने एक पूरा पूरा बॉक्स बना दिया। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बना दिया, उसमें आपने अपने दोस्त का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे पास में ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये दो तरीके की होती है, बहुत तरीके की हो सकती है। नंबर्ड लिस्ट होती है या फिर आप इसे बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है वो क्या रहता है, आप उसे नंबर्स में कर सकते हो, एबीसीडी फॉर्म में कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। तो हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कि लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सीक्वेंस यूज्ड इज नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जहां पर कि हमारा सीक्वेंस ऑफ आइटम रहता है। अब ये क्या होते हैं, इसका एट्रीब्यूट क्या है, वो है ओएल टैग को हम लोग यूज में लेते हैं टू क्रिएट अ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर आपको 1 2 3 चाहिए तो आप इसमें लिखेंगे टाइप 1। फिर उसके बाद में अगर आपको एबीसीडी में पूरी पूरी मार्किंग चाहिए तो आप उसमें लिखेंगे टाइप ए। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लिंकिंग। अब देखो लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग बेसिकली होता है कि आपको ये सिंपल से वर्ड से समझ में आ रहा है कि एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करना। तो अब यही होता है कि कनेक्टिंग द डॉक्यूमेंट इज नोन एज लिंकिंग। दो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना आपस में ही लिंकिंग होती है। अब ये दो तरीके की होती है। और ये जो लिंकिंग है ना वेब पेज के ऊपर किसके थ्रू होती है, हाइपर लिंक के थ्रू होती है। हाइपर लिंक इज अ वर्ड और इमेज, ये कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है या फिर एक इमेज हो सकती है विच लिंक टू द अदर डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि क्लिक हियर, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप एक नई वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, फिर कोई इमेज होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये होती है लिंकिंग, जो कि किसके थ्रू होती है, हाइपर लिंक के थ्रू होती है। और इसका क्या टैग है वो है यहाँ पर ए टैग को यूज में लिया जाता है, इट इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक। अब ये दो तरीके की होती है। सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। इसमें क्या होता है कि क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। दो अलग अलग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, एक लिंक क्रिएट किया जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग में। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि अब आप इसमें क्या चाहते हो कि आपको पूरा पूरा यूआरएल प्रोवाइड करवाना, आप नए उसको रिवर्ट कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या यूज में लोगे, उसके लिए यूज में लोगे href, जो कि मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो ये क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज। आपने सबसे फर्स्ट यहां पर लिखा कि ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हाइपर लिंक के लिए। और फिर उसके बाद आपने उसका वेबसाइट का एड्रेस लिखा abc.html। फिर उसके बाद में आपने लिखा ये क्लिक, जो कि वहां पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है, बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट में किसी एक सेक्शन को आप वहां पर रेफर कर दो। जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि फॉर दिस रेफर टू पैराग्राफ 4, तो वहां पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप उसके नीचे उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हो। तो यही होता है कि इट इज द लिंकिंग बिटवीन द टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सेम डॉक्यूमेंट, की एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दो मतलब कि लिंक करना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। और इसका जो एग्जांपल है वो रहता है हमारे पास में ए, और फिर उसके बाद में नेम रहेगा पैराग्राफ का, कहां पर आप उसे करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप इसे क्लोज कर देना। फिर इसके बाद में वेब पेज भी दो टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज। अब स्टैटिक वेब पेज पे क्या होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज और अ वेबसाइट कंटेन्स द सेम एवरी टाइम। आपने देखा होगा कि जैसे कि यूट्यूब का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर क्या है, आप सभी का अलग अलग अकाउंट है, तो आप सभी के पास में अलग अलग वीडियोस का रिकमेंडेशन आता है और हर एक के
के पास में अलग अलग आता है, लेकिन वहीं पर ही अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको सेम चीज मिलती है। तो ये क्या हो गई, सीबीएसई वाली जो वेबसाइट हो गई, सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो क्या हो गई, वो हो गई स्टैटिक वेबसाइट। और वहीं पर ही जो यूट्यूब है ये क्या हो गया, डायनेमिक वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द यूजर एंड द टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर डेफिनेशन आती है वो आती है नेटवर्क की। नेटवर्क होता क्या है, तो हम लोग जो नेटवर्क है इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ अ टू और मोर कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। भैया नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर की दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उनको आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है इसलिए। अब जैसे कि जो फर्स्ट इंटरनेट था, ये एक एमसीक्यू फॉर्म में है कि फर्स्ट इंटरनेट क्या था। फर्स्ट इंटरनेट का नाम था एपेरेंट, उसका नाम था। इसके फुल फॉर्म है यहां पर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये है इसकी फुल फॉर्म, याद रख लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन में शॉर्ट मार्क्स में आ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना वो सारे के सारे दो चीजों के ऊपर काम करते हैं, टीसीपी और आईपी के ऊपर। अब ये टीसीपी क्या होता है, टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल। अब देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल होता क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल ब्रेक्स द मैसेज इनटू द स्मॉलर पैकेट्स एंड आल्सो रीअसेंबल दीज इनटू अ ओरिजिनल मैसेज। मतलब क्या होता है भैया, मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में ना इतना मैसेज है कोई, तो कि ये क्या करेगा, टीसीपी क्या करता है कि उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कर देता है, फिर उसके बाद में उसको डिलीवर करता है जिससे कि उसको डिलीवर करना आसान हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमारे पास में आईपी क्या होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट, कि एड्रेस क्या होगा हर एक पैकेट का, वो होता है यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है ना इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो यूज आपको लिखना है एजुकेशन लिखना है, दूसरा रिसर्च है, तीसरा ऑनलाइन पेमेंट हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह होगी, इन सभी में इंटरनेट को यूज में लिया जाता है। अब इसी के बाद में हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है इंटरनेट के। अभी हम लोग ये जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं इससे क्या कोई फायदा भी होता है क्या, भैया पूरे ही फायदे हैं। सबसे पहले जो यहां पर इजी है वो है यहां पर क्या आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकंड है कि पब्लिशिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन अ इंटरनेट सेव्स पेपर, क्योंकि जैसे कि अगर आप बुक खरीदते हो तो बुक के अंदर पेपर होते हैं, और वहीं पर अगर आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर पेपर की सेविंग होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है। और इससे अच्छा कि है ना बुक प्रिंट करते हो उससे अच्छा तो ये होता है कि वही जो डॉक्यूमेंट है उसको लाखों लोग देख लें, जिससे कि क्या होगा कि लाखों पेड़ बच सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ग्रेट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन विच रिड्यूसेस द रिसर्च टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये आपको वीडियो मिल गई जिसके अंदर की पूरा सिलेबस है। अभी यही अगर वीडियो आपको नहीं मिलती तो आप क्या करते, बुक ढूंढते, फिर बुक से पढ़ते, फिर उसके बाद में उसके नोट्स बनाते, फिर ये सब काम करते। लेकिन अभी आपका काम कितना आसान हो गया, आपने आए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था तो सीधी वीडियो आई कि भैया कंप्यूटर एप्लीकेशन का फुल सिलेबस रिवीजन कर लो, और तुमने फुल सिलेबस रिवाइज कर लिया। तो ये होता है यहां पर कि आपका रिसर्च का टाइम उसमें बच जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द कंपनीज, ये कंपनीज के लिए काफी ज्यादा एक वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेज हैं, अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं इंटरनेट के। सबसे पहला यहां पर आता है कि साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि वो स्कैम आप लोगों ने सुना होगा कि सर आपके फोन पर एक ओटीपी आया है, आप बताइए मैसेज, और जैसे ही वो बता देते हैं ओटीपी उतने में बैंक खत्म। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मेजर सोर्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर वायरस है वो इंटरनेट से ही आते हैं, सारे इंटरनेट के ऊपर ही वायरस पड़े हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि डिफिकल्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पता नहीं लगता कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा सही है। और फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास में वो आता है मॉडेम। अब मॉडेम क्या होता है, मॉडेम के एग्जाम के अंदर एक बार पिछले साल मैं बता रहा हूं आपको, ये 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मॉडेम। तो मॉडेम याद रखना कि मॉडेम इज अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटेड डिवाइस। अब इसका क्या मतलब हुआ, मॉडेम की डेफिनेशन ये होगी कि कन्वर्ट्स द कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, वो करता है एनालॉग सिग्नल में, एंड ट्रांसमिट वाया टेलीफोन और लैंडलाइन लाइन एंड वाइस वर्सा। कि मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है कि डिजिटल एक सिग्नल जनरेट करता है, जिसको कि मॉडेम जो है उसको क्या कर देता है, एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यही जो प्रोसेस होती है इसी को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है
वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये होता क्या है वाईफाई? वाईफाई को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस द रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसफर डेटा। एक ऐसी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर देती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में LTE, जो कि आप लोगों के फोन में है ना। तो LTE को हम लोग डिफाइन करते हैं, LTE की जो फुल फॉर्म है वो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी डिजाइन टू सपोर्ट द रोमिंग इंटरनेट एक्सेस बाय द सेल फोन। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से क्या, अगर आप घूम भी रहे हो, जैसे कि ये जो वाईफाई होता है, वाईफाई तो एक जगह पर स्टेबल होता है, ब्रॉडबैंड होता है वो भी एक जगह पर स्टेबल होता है, उसका एक फिक्स एरिया होता है। लेकिन अगर मान लो कि आप बाहर गए हो, आपको बाहर इंटरनेट की जरूरत है, तो उस केस के अंदर क्या काम आता है? उस केस के अंदर आपके काम आता है LTE। LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर डेफिनेशंस आती है, जैसे कि वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली जो आती है वो आती है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? जैसे आप किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको कोई एक आर्टिकल मिलता है ना, वही वेब पेज होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि अ बैकबोन ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब। ये बैकबोन है किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि हम लोग बोलते हैं WWW। ये होती है इसकी फुल फॉर्म, जो कि इंटरनेट का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी के ऊपर ही बेस्ड है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मेड अप ऑफ अ फाइल और अ डॉक्यूमेंट, की एक वेब पेज जो होता है वो किसी एक फाइल से या फिर किसी डॉक्यूमेंट से मिलकर के बना होता है। फिर इसके बाद में आती है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होगी? बहुत सारे वेब पेज को मिला दो तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट फॉलो द सेम थीम एंड ऑल द थीम आर कनेक्टेड टुगेदर बाय हाइपरलिंक। कि सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको एक साथ आप कनेक्ट कर दो एक ही जैसी थीम के, तो उनको हम लोग कहते हैं उस जो वो जो होता है ना एक कलेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले द सम कंटेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। कि जैसे कि मान लो कि आपको अगर वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कुछ देखना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि बुक होती है, बुक को खोल के देख तो ऐसे देख लोगे, नहीं। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए जिससे कि आप है ना आसानी से वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस भी कर पाओगे, और वहां पे जाकर के वो जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, वेब पेज वगैरह, वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो पाएंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट इज ए स्पेशल प्रोग्राम डिजाइंड एज ए यूजर इंटरफेरेंस थ्रू विच मैसेज आर सेंड टू द वेब सर्वर। भैया सिंपल सा ये होता है कि एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जिससे कि क्या होता है कि एक यूजर इंटरफेरेंस करता है सर्वर के साथ में कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आप आई हो यूट्यूब के ऊपर, तो आप यहां पर यूट्यूब पर जब सर्च कर रहे हो तो आप उसके सर्वर को बोल रहे हो कि भैया मेरे को ये सर्च करना है, फिर सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है, फिर आपको वो चीजें दिखाता है। तो ये काम होता है यहां पे उसका, किसका? वेब सर्वर का और वेब क्लाइंट का। अब यहीं पर ही वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सेव द HTML पेजेस और अ फाइल फ्रॉम द वेब क्लाइंट। कि जैसे कि मान लो कि अभी मैं क्या हूं? मैं एक वेब क्लाइंट हूं, किसका हूं? यूट्यूब का। अब जो यूट्यूब है, यूट्यूब एक सर्वर है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मैं यहां से क्या करता हूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको अपलोड करता हूं, तो ये यूट्यूब के सर्वर पर जाकर के अपलोड हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके ऊपर फाइल अपलोड की जाती है जिससे कि जो क्लाइंट है उन फाइल को एक्सेस कर पाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में, जैसे कि ये जो देखो नेक्स्ट वाली जो डेफिनेशन है बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एवरी वेब सर्वर कनेक्टेड टू अ इंटरनेट इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एड्रेस, जिसको कि हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा वेब सर्वर है ना, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं IP एड्रेस। और यहां पे आपसे एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज IP एड्रेस, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेब एड्रेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो URL, जिसकी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होता है? जैसे कि अभी वेब पेज है, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों वेब पेज हैं, तो अभी अगर आपको मान लो कि एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? जैसे कि घर हैं, बहुत सारे लाखों घर हैं, और आपको एक घर के ऊपर जाना, अपने घर के ऊपर जाना है, तो कैसे जाते हो? तो आप उसका एड्रेस देखते हो। तो इसी तरीके से जो वेब पेज होते हैं इनका भी एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर जाकर के वो वेब पेज आपको मिल जाता है। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि ईच वेब पेज हैज ए एड्रेस डिस्क्राइबिंग वेयर इट कैन बी फाउंड एंड दिस एड्रेस इज कॉल्ड द वेब एड्रेस। कि ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो डिस्क्राइब करता है कि भैया ये वेब पेज
वहां पे मिलेगा, तो वहां पे जाकर के देखो। इसको ही हम लोग कहते हैं वेब एड्रेस, या फिर हम लोग इसे यूआरएल भी कहते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेल। मेल को हम लोग डिफाइन करें, ईमेल, सॉरी मैंने मेल बोल दिया, ईमेल। ईमेल को हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि पेपरलेस, ये यहां पर बॉस नहीं लिखा हो, पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, नोट्स, पिक्चर एंड इवन साउंड फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग द इंटरनेट एज अ मीडियम। कि आप एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर कोई इमेज भेजनी है, आपको कोई फाइल भेजनी है, पीडीएफ भेजनी है, तो उस केस के अंदर आप जो यूज में लेते हो उसको हम लोग कहते हैं ईमेल। जैसे कि मेल के अंदर क्या होता है? मेल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज किसी को मेल कर रहे हो। जैसे कि मेल आप कोई लेटर भी कर सकते हो, मेल आप कोई सामान भी कर सकते हो एक बॉक्स के अंदर। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ईमेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वे से आप उसको मेल कर रहे हो, जिसके अंदर कि आपकी फाइल्स, इमेज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ईमेल। की एडवांटेज क्या क्या है ईमेल के? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है यहाँ पर कि इसकी स्पीड अप हो जाता है वर्क फ्लो, आप बहुत ही जल्दी 1 सेकंड के अंदर मेल पहुंच जाती है। फिर सेकंड आता है कि इट सेव्स पेपर एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। इससे पेपर भी सेव होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट भी सेव होती है। फाइल एंड इमेजेस कैन अटैच टू एन ईमेल, और आसानी से फाइल और इमेज को अटैच कर सकते हो ईमेल के साथ में। फिर इसके बाद में आता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मैसेज कैन बी सेंड एट अ वंस, कि एक साथ में आप है ना बहुत सारी कॉपीज को सेंड कर सकते हो बहुत सारे पीपल को, ये इसका एडवांटेज होता है। देन फिर इसके बाद में ऐसा नहीं है कि एडवांटेज ही है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसका सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट कैन कैरी वायरस। इसके अंदर आप वायरस भी डाल करके भेज सकते हो अपने दोस्त को परेशान करने के लिए, कि देखो ये वायरस डाउनलोड किया, फिर उसके बाद में उसको वायरस भेज दिया, तो क्या हो गया? उसका कंप्यूटर खराब हो गया। तो ऐसा मत करना है, तुम्हारा दोस्त ही उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लिमिट द साइज ऑफ अ डेटा फाइल एंड कैन बी सेंट, कि आप है ना जो डेटा साइज है वो लिमिटेड होती है, कि जैसे कि आप 5 MB की फाइल भेज सकते हो, 6 MB की फाइल भेज सकते हो, ये लिमिटेड होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हैस्टी मीडियम टू कन्वे इमोशंस, और इसके अंदर काफी ज्यादा हैस्टी मीडियम हो जाता है, जिससे कि आप ना अपने जो इमोशंस है वो नहीं बयां कर सकते उसके थ्रू। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ई लर्निंग, जो कि अभी आप लोग कर रहे हो, जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं या फिर इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मेड ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग अ लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम। कि जैसे कि किसी भी अगर एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि यहां पे हो रही है ई लर्निंग। जैसे कि अभी आप लोग अपने मोबाइल फोन को यूज में ले रहे होती है, क्या है? एक तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। जब आपका मन करे, जैसे कि आपका मन कर रहा है कि यार आज सो जाऊं, तो थोड़ी देर बाद में आपने वीडियो देख ली, जितना मन करे जैसे मन करे आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर स्कूल होता है तो वहां पे फिक्स टाइम होता है ना कि 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं गए तो वो छूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर सेकंड आता है कि रिड्यूसेस द ट्रेवल टाइम एंड द ट्रेवल कॉस्ट। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बस में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ऐसा होता ही नहीं। आप तो बस बैठे हो, थोड़ा सा ट्रेवल करते हो अपने फोन के लिए, और फिर उसके बाद में आपको वीडियो मिल जाती है और आप पूरा पढ़ लेते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी नहीं पढ़ते, वो रात में पढ़ते हैं, 3 बजे पढ़ते हैं, 4 बजे पढ़ते हैं, एग्जाम से 1 घंटे पहले पढ़ते हैं, और कभी भी पढ़ लेते हैं, बस में चलते हुए पढ़ लेते हो। आप जहां पर मन करे वहां पर आप पढ़ सकते हो ई लर्निंग के थ्रू। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि रूटीन नहीं होता स्टूडेंट का। स्टूडेंट है ना रूटीन अपना मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि है ना उसको आदत पड़ गई, अब वो कंफर्ट जोन के अंदर आ गया कि अरे यार अभी तो वीडियो आई है, बाद में देख लेंगे आराम से, तो वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि स्टूडेंट नॉट फील एसोसिएटेड विद टीचर, और टीचर के साथ में वो कनेक्शन नहीं होता। लेकिन हमारा तो दिल का कनेक्शन है ना, समझ रहे हो ना, दिल का कनेक्शन है हमारा तो कनेक्शन हो ही गया। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है इंस्ट्रक्शन मे नॉट बी अवेलेबल, कि इंस्ट्रक्टर जो है वो हर टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं हो पाता। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो तो मैं सभी के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैं ना बहुत सारे हजारों लाखों एक साथ कमेंट कर देता हूं। मैं रिप्लाई करने बैठू तो सुबह तो मेरे को 5-6 दिन तो मेरे को रिप्लाई करने में लग जाएंगे, फिर भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब रिप्लाई करने लगूंगा उस टाइम के ऊपर भी आ रहे होंगे, तो इसीलिए यहां पर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होता। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है, तो अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो देख रहे हैं 5G। आप लोगों ने नाम सुना है ना, तो इसी तरीके से
पहले 3G था, फिर 4G था। तो आप लोगों के सिलेबस में है वो है 3G, जिसका कि नाम होता है, फुल फॉर्म होती है थर्ड जनरेशन। तो 3G को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 3G को हम लोग डिफाइन करेंगे कि 3G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सपोर्ट्स द सर्विसेज दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रेट एटलीस्ट 200 kbps। थर्ड जो जनरेशन थी उसके अंदर जो 200 kbps तक की स्पीड आती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो 1G था ना, मतलब कि फर्स्ट या फिर सेकंड जनरेशन जो थी, सेकंड जनरेशन, ये मान लो कि सेकंड जनरेशन में इंटरनेट आया था, तो इसके अंदर जो स्पीड थी पता है वो कितनी थी? 1 kbps, 1 kb की स्पीड आती थी और उसमें इंटरनेट चल रहा था। अब देख लो तुम्हारे पास में MB में स्पीड आती है, और अगर 5G होगा तो उसमें GBps में स्पीड आती है। तो ये होता है 200 kbps इसमें स्पीड थी। और यहाँ पे क्या हो सकता था, आप थर्ड जनरेशन से क्या क्या ट्रांसफर कर सकते थे कि एड मल्टीमीडिया फैसिलिटीज दैट अलाउज द वीडियोस एंड ऑडियो एंड द ग्राफिक एप्लीकेशन, जिससे कि आप ना ऑडियो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, या फिर कोई भी एक ग्राफिक एप्लीकेशन को उसमें रन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले थी, पिछले साल थी। अब नई जनरेशन आ चुकी है, वो आ चुकी है 5G। और ये क्या आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि इट इज द सक्सेसर ऑफ अ 3G। 3G का नेक्स्ट वर्जन है ये। एंड 4G सिस्टम प्रोवाइड्स द मोबाइल अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। इसमें बहुत ही ज्यादा कवरेज के अंदर इंटरनेट मिल जाता है लोगों को और आराम से वो एक्सेस कर पाते हैं। एंड इसकी स्पीड कहां तक होती है? 100 Mbps मूविंग में, और जो 1 Gbps है स्टेशनरी के ऊपर आपको स्पीड मिल सकती है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि SMS क्या होता है? SMS को हम लोग डिफाइन करते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये क्या होता है? ये होता है टेक्स्ट मैसेजिंग फॉर सेंडिंग अ शॉर्ट मैसेज अप टू 160 कैरेक्टर टू अ मोबाइल। कि आप मोबाइल के ऊपर किसी को मैसेज करना चाहते हो ना, तो 160 कैरेक्टर तक का तो आप लोग SMS के थ्रू सेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है MMS। MMS क्या होता है? सिंपल सा, जिसके अंदर क्या ना, यूजर जो है वो कोई भी मल्टीमीडिया फाइल भेज सकता है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर कोई भी फाइल वो MMS के थ्रू भेज सकता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, यहां पर भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये HTML ही तुम्हें दिखेगा सबसे ज्यादा। HTML के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं टेबल टैग क्या होता है। तो भैया टेबल टैग क्या होता है कि इट इंसर्ट अ टेबल इनटू अ वेब पेज। वेब पेज के अंदर टेबल को एंटर करने का काम इसका होता है। एंड इसका जो हमारे पास में सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? सबसे पहले टेबल का टैग होता है जो कि कैपिटल के अंदर रहेगा। फिर इसके बाद में आपको टेबल के साथ में जो भी लिखना है कि क्या उसका बॉर्डर वगैरह होना चाहिए, वो सब कुछ आपको लिखना है। पूरे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, रो भी आएंगे, कॉलम भी आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद में आपको टेबल को क्लोज कर देना है। फिर अगला जो एलिमेंट आता है वो आता है रो टैग। रो टैग किस लिए यूज में लिया जाता है? रो टैग को यूज करते हैं कि डिफाइन टेबल रोज, कि हमारे टेबल के अंदर जो रोज है ना उनको डिफाइन किया जाता है। याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि क्या हम लोग कॉलम टैग को यूज कर सकते हैं? तो कॉलम टैग को हम, मतलब कि कॉलम टैग होता ही नहीं है, कॉलम टैग को हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए आपको जो सिंटेक्स यूज में लेंगे वो लेंगे TR, और इसके अंदर जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं वो डेटा, फिर इसके बाद में TR को आप क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेल टैग। अब सेल टैग क्या होता है? जैसे कि जो रो है, ठीक है, जैसे कि ये रो कैसे बना दी मैंने, हाँ, तो ये जो रो है इसके अंदर अलग अलग ऐसे सेल्स होंगे, ठीक है। इन सेल के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक डेटा रखना होगा, तो उस डेटा को फिल करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं सेल टैग। और सेल टैग को क्या बोलते हैं? सेल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ डेटा सेल, जो कि करंट सेल होता है, और द हेडर ऑफ अ टेबल। हेडर ऑफ अ टेबल या फिर आप लोगों का जो सेल डेटा है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंपल सा डेटा लिखना है तो आप TD, जो भी आपको डेटा लिखना है, जैसे कि आपका नाम लिखना है तो यहां पर मैंने मेरा नाम लिख दिया, आयुष मेरा नाम है। फिर उसके बाद में मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो अब इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा? यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा आयुष, ठीक है, इस तरीके से इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर वहीं पे ही मेरी जो टेबल है उसका फर्स्ट रो रहेगी ना, वो होती है हेडर। तो अगर मेरे को हेडर लिखना है ना, तो हेडर के लिए मैं यहां पर यूज में लूंगा TH, और फिर जो भी मेरे को हेडिंग डालनी है वो, फिर इसके बाद में TH को क्लोज कर दूंगा, हेडर के लिए है ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपको अलाइन करना है, कि आप चाहते हो कि मेरी टेबल थोड़ी सेंटर में हो या फिर ऐसे हो वैसे हो, जैसे भी आप करना चाहो, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि टेबल अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट या फिर सेंटर में, आप जैसे भी उसको रखना चाहते रखिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है भैया हाइट।
हाइट क्या होता है, एक क्वेश्चन जो पिछले साल एमसीक्यू में पूछा गया था कि हाइट और जो वेट होती है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं। तो याद रखना कि हाइट एंड वेट आर मेजर्ड इन पिक्सल्स के अंदर हम लोग हाइट और वेट को मेजर करते हैं। इंचेस में आपको दिया जाएगा, इंचेस के अंदर, फीट के अंदर या फिर सेंटीमीटर में, तो आपको लिख के आना होगा पिक्सल्स। और यहां पर इसके लिए जो सिंटेक्स हम लोग यूज में लेंगे कि टेबल हाइट इज इक्वल टू पिक्सल, कितना पिक्सल चाहिए, पिक्सल नहीं लिखना है, ये कितना पिक्सल चाहिए, जैसे कि 2 पिक्सल चाहिए तो आप 2 लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बैकग्राउंड कलर, आपको पीछे बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, आपको अगर ब्लू चाहिए तो आप लिखेंगे कि टेबल बैकग्राउंड और बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू आपको चाहिए, और अगर रेड चाहिए तो रेड लिखेंगे, और अगर जैसे कि ब्लू कैन चाहिए तो वो लिख सकते हैं, और जितने भी कलर है ना वो सब आप लिख सकते हो इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है वी अलाइन, जो कि क्या होता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट होता है किसी भी एक टेबल का, कि आपको मान लो कि आपकी जो रो है उसको वर्टिकली अलाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग इस टैग को यूज में लेते हैं। तो ये होता है TRV अलाइन। इसके लिए आपके पास में रहेगा टॉप, बॉटम एंड मिडल, ये 3 रहते हैं इसके अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर, और वहीं पर ही जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है उसके अंदर होता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है रो स्पैन। ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि एग्जामिनर आपको एक HTML कोड आएगा क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर याद रखना है कि रो स्पैन आपको यूज में करना है जहां पे कि आपको 2 सेल जो है रो के आपको मर्ज करने पड़ जाए। जहां पे भी आप 2 सेल मर्ज करोगे वहां पर आप लोग इसको यूज में लेंगे। और इसी तरीके से एक होता है, वो होता है कॉल स्पैन। क्या होता है, वो होता है कॉल स्पैन होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपको कॉलम को मर्ज करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। 2 कॉलम को अगर मर्ज करना है तो आपको लिखना है, और इसका जो हमारे पास में टैग रहता है, सिंटेक्स रहता है, वो रहता है कि TD रो स्पैन, कितने आपको नंबर ऑफ सेल्स लगाने हैं वो आप यहां पर लिख देंगे। अब मैंने एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक से एक टेबल दिया है, इसका हम लोग कोड लिखेंगे। ये है हमारी HTML टेबल। ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये है इसकी हेडिंग, क्या है, ये है इसकी हेडिंग H1 में है, और मैं इसका जो कलर है वो बोल देता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लू, और ये है हमारी टेबल। तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाली रो है ना, ये वाली रोल नंबर, नेम और क्लास, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा हेडर, ठीक है। और हेडर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो TH वाला है ना, वो लिखेंगे इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जितनी भी एंट्रीज है वो लिखेंगे, लेकिन यहां पर याद रखो कि जो 12th वाला है ना, ये 2 रो सेल्स को मिला करके बना हुआ है, 2 सेल इसमें मर्ज हो रहे हैं। तो यहां पे कौन सा काम आएगा, वो आएगा रो स्पैन, इसमें काम आएगा। तो देखो यहां पे ये है इसका पूरा का पूरा कोड, तो हम लोग इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर लिख करके आना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HTML, फिर उसके बाद में हेड के अंदर कुछ भी नहीं है, हेड को हमने क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में मैंने कहा था बॉडी बैकग्राउंड हमने क्या रखा हुआ है, वो रखा हुआ है रेड, इसके अंदर बॉडी बैकग्राउंड रखा हुआ है, मैंने शायद हाँ रेड ही बोला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा कि H1 जो कि हमारी हेडिंग है, मैंने आपको कहा था कि उसमें जो हेडिंग लेवल है वो है 1, तो हमने यहां पर लिखा हेड HTML टेबल, फिर इसको क्लोज किया है। फिर इसके बाद में जब हम टेबल को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि उसका बॉर्डर कितना, अगर नहीं दिया हुआ है कि कितना है, तो आप उसका 1 बाय डिफॉल्ट लेकर के चलेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में फर्स्ट हम रो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी हेडर वाली रो है। देखो यहां पे ये वाली रो है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम और क्लास लिखा हुआ है, तो ये हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं एंट्री से। TR फर्स्ट रो स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अंदर पहला जो एलिमेंट है और वो रहेगा TH से हम लोग करेंगे, क्योंकि हेडर एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा रोल नंबर, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर इसी तरीके से नेम हो गया, क्लास हो गया, ये 3 आपको एलिमेंट डालने। अब ये रो क्लोज हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, इससे आपका ना पहली जो हेडर वाली है ना रो, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में अगली जो आपके पास में आएगी वो आएगी यहां पे TR नेक्स्ट रो है, जिसके अंदर कि आपने एंट्रीज डाल रखी है, जैसे कि TD1 फर्स्ट सेल के अंदर आपको 1 चाहिए, सेकंड सेल के अंदर आपको ABC वैल्यू चाहिए, थर्ड सेल के अंदर आपको 10th वैल्यू चाहिए, और ये क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में जो तीसरी रो है जिसके अंदर कि हमारे 2 सेल मर्ज हो रहे थे, वो देखा था ना आपने 12th लिखा हुआ है, 2 सेल मर्ज हो रहे थे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा रो को ओपन करेंगे, फर्स्ट सेल के अंदर वैल्यू डाली, सेकंड सेल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाली, लेकिन जो थर्ड सेल है उसके लिए हम लोग लिखेंगे TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग 2 सेल को कंबाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या डेटा है, वो है 12th, और इसको हमने क्लोज कर दिया, और ये रो भी क्लोज हो गया। अब जो तीसरी रो है उसके अंदर आपको फिर से वो डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस एक बार ही आएगा, इसके अंदर ये नहीं आएगा, इसके अंदर बस 2 ही एंट्री आएंगी, वो आएंगी एक तो TD3
और एक TDNA, और फिर इसके बाद में आप इसे क्लोज करेंगे। फिर लास्ट के अंदर आप टेबल का एलिमेंट क्लोज करेंगे, बॉडी का एलिमेंट क्लोज करेंगे और HTML का कोड चेक करेंगे। और जब भी आपको देखना हो कि मेरा कोड सही है गलत है तो देख लेना जितने भी आपके एलिमेंट ओपन है क्या आपने उनको क्लोज कर दिया, अगर नहीं किया तो उनको क्लोज कर दो, क्योंकि यही गलती करते हैं और कोई भी गलती नहीं होती है। और फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है? लिंकिंग इज अ की फीचर ऑफ HTML एंड इट्स एबिलिटी टू लिंक द टेक्स्ट और एन इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट और विद इन द डॉक्यूमेंट। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है HTML में जिससे कि आप है ना कोई भी चीज को, जैसे कि टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हो या फिर आप कोई भी इमेज को लिंक करना चाहते हो कि इसके ऊपर क्लिक करते ही वो इमेज खुल जाए, तो वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हो लिंकिंग के थ्रू। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? एक्सटर्नल लिंकिंग जो होता है दिस लीड्स टू द लिंक दैट गोज टू अनदर वेबसाइट, जिससे कि आप है ना किसी और वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। उस लिंक का डाला फिर उसके बाद में सीधी उस वेबसाइट के ऊपर चले गए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है HRF एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ अ टारगेटेड डॉक्यूमेंट, कि एक जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो टारगेट है कि उसके ऊपर ही जाना है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज में लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है AHREF, जो डॉक्यूमेंट है उसका आपने लिखा कि http://www.google.com और फिर यहां पर आपने लिख दिया क्लिक, तो जैसे ही जो यूजर है उसको यहां पर क्लिक कैसा दिखेगा? ये दिखेगा उसको ब्लू कलर का दिखेगा। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा गूगल के ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर आपको ऑडियो को इम्बेड करना है किसी भी एक डॉक्यूमेंट में HTML में, तो उसका कोड क्या होगा? तो उसका कोड याद रखना कि सबसे पहले ऑडियो कंट्रोल्स आप ओपन करेंगे, फिर इसके बाद आप सोर्स लिखेंगे कि सोर्स क्या है, तो सोर्स लिखेंगे, सोर्स की फाइल का नाम जैसे कि ऑडियो फाइल है .mp3 हो जाएगी। फिर इसके बाद में ऑडियो को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से वीडियो का होता है वीडियो कंट्रोल, फिर सोर्स का नाम, फिर उसके बाद में वीडियो को आप क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ई-कॉमर्स एंड सिक्योरिटी। तो अब देखो ये पूरी जो यूनिट है ये है साइबर एथिक्स की। अभी हम लोग इंटरनेट के ऊपर इतना एक्टिव होते हैं तो हमारे को पता भी होना चाहिए कि क्या होते हैं हमारे साइबर क्राइम्स, क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये सब चीजें इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ई-कॉमर्स एंड सिक्योरिटी की। तो इन ई-कॉमर्स द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ओवर ई-कॉमर्स इज एबिलिटी टू डू अ बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट। कि भाई ई-कॉमर्स सिंबल सही होता है कि जैसे कि आप लोग दुकान पर जाते हो ऐसे आप लोग इंटरनेट के ऊपर आते हो और आप कोई भी लेन देन करते हो इसमें, समझ गए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द प्राइवेसी इन द ई-कॉमर्स मींस द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग थ्रू ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी इन अ वाइटल ई-कॉमर्स। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ जैसे कि जो ई-कॉमर्स का मतलब सिंबल सा ये होता है कि जैसे कि जो आप है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो आप पेमेंट करते हो, तो वो जो आपकी प्राइवेसी, आपके कार्ड नंबर, ये सब जो चीजें हैं वो सिक्योर करना ही उसका काम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं। कौन से फ्रॉड होते हैं? जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, रिफंड फ्रॉड हो गया, कार्ड टेस्टिंग का फ्रॉड हो गया। बोलेंगे आपको कि हेलो सर आपका कार्ड काम नहीं कर रहा, आप अपने कार्ड का नंबर बता दीजिए, और फिर उसके बाद में OTP बताएंगे, फिर इसके इसी तरीके से आपके साथ में स्पैम हो जाता है या फिर स्कैम हो जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंप्यूटर एथिक्स। क्या होते हैं हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर एथिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर एथिक्स आर द सेट ऑफ द मोरल स्टैंडर्ड दैट गवर्न द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज द सोसाइटी व्यू अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। भैया सिंपल सा ये होता है कि कुछ मॉरल्स होते हैं हर एक चीज के। जैसे कि आपका मॉरल है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये क्या है? ये है मॉरल। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर एथिक्स के भी मॉरल्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है आप इसका कैसे यूज करेंगे, हार्डवेयर है इसका कैसे यूज करेंगे, तो ये सब चीजें आती है कंप्यूटर एथिक्स में। एंड द प्राइवेसी कंसर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स इफेक्ट द सोसाइटीज एंड आर द सम कॉमन इश्यूज ऑफ अ कंप्यूटर एथिक्स। तो यहां पर आपको कंप्यूटर एथिक्स में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो एक तो प्राइवेसी कंसर्न का, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी कंसर्न, तो प्राइवेसी कंसर्न में तीन चीजें आती है। सबसे पहले आती है वो आती है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज एन अनलॉफुल इंट्रूशन इनटू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। कि भैया बिना किसी की इजाजत के आप लोग उनके कंप्यूटर में या फिर उनके नेटवर्क में घुस रहे हैं। एंड अ हैकर कैन इंटररूट थ्रू द सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और द नेटवर्क एंड कैन एक्वायर द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द अदर कंप्यूटर। तो भैया यहां पर क्या होता है कि हैकर क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपका कोई भी वाईफाई है या फिर आपका फोन है, आपका कंप्यूटर, उसमें क्या होगा कि वो अनएथिकल वे से आपके कंप्यूटर की एक्सेस ले लेगा, फिर उससे आपका डेटा चोरी कर लेगा या फिर उसको खराब कर देगा। जो भी वो करेगा ये सब कुछ
अनएथिकल होता है क्योंकि वहां पर आपकी परमिशन नहीं होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या होता है? इट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच क्रिएट्स इम्पेयर टू द कंप्यूटर सिस्टम। कि भैया जैसे कि मालवेयर का मतलब होता है एक वायरस होता है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ एक वायरस हो जाता है, आपका कंप्यूटर सही ढंग से काम नहीं करता, या फिर ये एक तरीके से वायरस होते हैं या फिर स्पाईवेयर होते हैं, वॉन्ट्स होते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर को है ना हैक कर देते हैं और आपके उसको खराब कर देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि आल्सो द मतलब कि आल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और द डेटा प्राइवेसी, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग द डेटा विच इन नीड्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स विच आर स्टिल ऑथराइज्ड डेटा टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। तो यहां पर सिंपल सा डेटा प्रोटेक्शन के अंदर कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर है और आपके डेटा को जो प्राइवेसी है वो दी जा रही है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। तो इस बार भी ध्यान से सुनो। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट दैट कवर द प्रिविलेज गिवन टू द इंडिविजुअल हु आर द ओनर और द इन्वेंटर ऑफ वर्क। कि भैया ये एक ऐसे राइट होते हैं जो कि आप उस वेबसाइट का ओनर है या फिर उस बिजनेस का ओनर है उसको देते हो, एंड हैव क्रिएटेड समथिंग विद द इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। जैसे कि मान लो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अब इस यूट्यूब चैनल को मैंने मेरी क्रिएटिविटी से किया। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं फिर आप मेरे साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसको मैं प्राइवेट रखूं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने पूछा कि भैया मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूं, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको है ना यहाँ पर आपकी जो ये पूरी आइडेंटिटी है इसको यहाँ पर सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल रिलेट टू द एरिया सच एज द लिटरेचर, म्यूजिक, इन्वेंशन एंड कैन बी गारंटीड सच राइट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय देम। अब जैसे कि मान लो कि हमारे चैनल है, हमारे चैनल से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को कॉपी किया, तो वहां पर यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे को राइट होता है क्योंकि वो वीडियोस मैंने खुद ने इन्वेंट किया था, मैंने खुद ने क्रिएट किया था। तो ये राइट मेरे को होता है कि मैं ना उसके अगेंस्ट में ना कॉपीराइट होता है मेरे पास में कि मैं उसको कॉपीराइट देकर के मेरी वीडियोस को यूज किया इसलिए उसके चैनल को टर्मिनेट करवा सकता हूं। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल राइट। अब इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि द क्रिएटर एंड द इन्वेंटर गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट अगेंस्ट एनी मिसयूज ऑफ अ वर्क विदाउट हिज और हर प्रायर इंफॉर्मेशन। कि भैया मेरी इच्छा के बिना या फिर मेरे को बिना बताए अगर आप मेरी जो रिसोर्सेज है उनको यूज में लोगे तो वहां पे मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूं, आपके चैनल को मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउएवर द राइट्स आर गारंटीड फॉर अ लिमिटेड पीपल्स टू अ पीरियड ऑफ अ टाइम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यहां पर जो राइट्स होते हैं ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। एंड द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ये गिवन है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग हो गया, साइंटिस्ट डिस्कवरीज हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर कंपटीशन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, आर्टिस्ट हो गया। ये सब आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, ठीक है। 5 से 6 होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे पहला होता है वो होता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है जैसे कि आपने खुद ने कोई इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन से गवर्नमेंट आपको एक ऐसी अथॉरिटी देती है कि उस इन्वेंशन को कोई और नहीं कर सकता, वो इन्वेंशन आपका ही माना जाएगा और आपके परमिशन के बिना नहीं करेगा। फिर चाहे आप उसको सेल कर सकते हो उसके बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं यूज में लिया जाता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रेडमार्क हो गया, और इसके साथ में हो गया ट्रेड सीक्रेट हो गया, लेआउट डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया और कॉपीराइट हो गया। ये सारी की सारी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रख लेना इस डायग्राम को। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस और प्रोप्राइटरी लाइसेंस, फिर फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लाइसेंसर और द ऑथर एंड द परचेज ऑफ अ पीस ऑफ विच एस्टैब्लिश द परचेज राइट्स। मतलब जैसे कि देखो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मान लो कि एडिट करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं एडोबी प्रीमियर प्रो होता है। अब उसका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जिसने उसको इन्वेंट किया था उसने उस जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्वेंट करके और उसने ना उसको सेल कर रखा है कि जैसे कि साल भर के लिए मेरे को उसके लिए कुछ पे करना होता है। तो वही यहां पर एक तरीके से क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे देता है मेरे को कि 1 साल तक मैं उनका यूज कर सकता हूं। अगर मैं उनके लाइसेंस के बिना यूज करता हूं तो वो जो होता है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको,
पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाता है और उस केस के अंदर वो जो मेरा सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को लाइसेंस देते हैं कि मैंने उनको कुछ अमाउंट पे किया है, तो इससे वो मेरे को लाइसेंस दे रहे हैं कि मैं 1 साल तक उसको यूज कर सकता हूं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एंड व्हाट हैपन इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होते हैं? प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जो कि समटाइम्स रेफर टू द क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि इज अ सॉफ्टवेयर दैट आर लीगली रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमेशा ही उस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर रहेंगे, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और द इंडिविजुअल हु क्रिएटेड इट, जिसने भी उसको क्रिएट किया ना, हमेशा के लिए उसके ही वो सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑन द राइट्स टू द प्रोडक्ट यूजुअली डू नॉट रिलीज द सोर्स कोड एंड मे इनलिस्ट दोज हु हैव परचेज्ड द स्पेशल लाइसेंस की कैन यूज इट। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो इसका एग्जांपल था। तो जैसे कि वहां पर मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो खरीदा है, तो उसके लिए मैंने कुछ एक अमाउंट पे किया है, तो वही यहां पे होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज फ्रीवेयर, इज अ लाइसेंस्ड एट अ नो कॉस्ट। इसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। एंड इट इज यूजुअली अ क्लोज्ड सोर्स, और ये क्लोज्ड सोर्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड अ प्रोग्राम इन अ फ्री सॉफ्टवेयर व्हेन द यूजर हैज, कि अब ये कौन सा प्रोग्राम है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि जो क्या क्या राइट्स हैं यूजर के पास में होती है। तो सबसे पहले द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, कि वो किसी भी पर्पस के लिए उस प्रोग्राम को रन कर सकता है। द फ्रीडम टू एक्सेस द सोर्स कोड एंड स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हो और वो किस तरीके से वर्क करता है, ये राइट होता है। एंड द फ्रीडम टू अडॉप्ट इट्स यूजर नीड, आप ना उसको चेंज कर सकते हो यूजर के अकॉर्डिंग कि यूजर को ये चाहिए या फिर ये चाहिए। फिर इसके बाद में द यूजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज एंड द फ्रीडम टू इंप्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज द इंप्रूवमेंट टू द पब्लिक सो दैट द होल कम्युनिटी कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ फ्री एंड ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर कोई उनको यूज कर सके। एंड पीपल हु क्रिएट ओपन सोर्स प्रोडक्ट पब्लिश द कोड एंड अलाउ द अदर यूजर टू यूज इट एंड मॉडिफाई इट। जो लोग उसको क्रिएट करते हैं वो दूसरे यूजर्स को भी अलाउ करते हैं कि उसको कोड करें और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कम्युनिटीज ऑफ प्रोग्रामर्स ऑफ्टन वर्क टुगेदर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट द यूजर्स एंड ओपन सोर्स प्रोडक्ट आर यूजुअली टेस्टेड इन द पब्लिक बाय ऑनलाइन कंट्रीब्यूटर्स। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि आरटीआई है। अब ये क्या बोलता है? इट इज द रेवोल्यूशनरी एक्ट अंडर विच अ कॉमन मैन कैन डिमांड एनी गवर्नमेंट एजेंसीज टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। एंड फिर इसके बाद में है कि यहां पर द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंडेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट विद इन द 30 डेज एंड फॉलोइंग विच ऑफिसर कंसर्न इज स्लैप्ड विद द मॉनेटरी फाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये एक्ट आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के पूछ सकते हो कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अगर उसके अंदर काम करते हो या फिर आप गवर्नमेंट से भी पूछते हो कि भैया ये आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो यहां पे आरटीआई एक्ट जो है आपको पावर देता है कि आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो। अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं बताते हैं तो उनके अगेंस्ट में ऑफिशियल एक एक्ट लिया जाएगा जिससे कि आपको मॉनेटरी फाइन उनको भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती हैं आरटीआई के अंदर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।